student scholars in association with Goa Headmasters Association. नमस्ते बच्चों, आज हम व्याकरण भाग के जो अन्य प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखने वाले हैं, जैसे कि भाववाचक संज्ञा, विशेषण या समानार्थी शब्द, मुहावरे। तो इन प्रश्नों में हम क्या कर सकते हैं यह आज हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम लोग लेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यह जो है संज्ञा का एक भेद है। आप लोगों ने संज्ञा पढ़ी है और संज्ञाओं के अलग अलग भेद भी पढ़े हैं, प्रकार पढ़े हैं संज्ञाओं के। तो संज्ञाओं का एक प्रकार होता है भाववाचक संज्ञा। अब इसमें भाववाचक संज्ञा का मतलब क्या है, देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण या कोई भी दोष, शील या स्वभाव या अवस्था या कोई भी भाव या वो करने वाला कोई भी कार्य अगर प्रकट होता है तो वो जो है भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो ये सारी चीज़ें जिसमें आती हैं उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। अब कुछ भाववाचक संज्ञाएं मूल होती है और कुछ भाववाचक संज्ञाएं जो है यौगिक होती है। यौगिक का मतलब किसी अन्य शब्द के योग से बनाई जाती है। तो भाववाचक संज्ञाएं यानी कौन सी संज्ञाएं हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण के तौर पर दिया हुआ है। देखिए, लंबाई, चौड़ाई, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, मित्रता, सहायता, इस किस्म की भाववाचक संज्ञाएं हम लोग बोलते वक्त इस्तेमाल करते हैं। हमारे प्रश्न का तकाजा क्या है, हमारा प्रश्न क्या चाहता है, तो हम लोगों को कोई भी किसी भी एक प्रकार के शब्द दिए जाएंगे। वो क्रिया हो सकती है, वो अव्यय हो सकता है, वो जो है विशेषण हो सकता है या फिर वो सर्वनाम हो सकता है। किसी भी प्रकार के जो है शब्द आपको दिए जाएंगे और उन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए, इस किस्म का प्रश्न आपको आता है परीक्षा में। तो ये भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती है वो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। बच्चों, हिंदी में जो कुछ भाववाचक संज्ञाएं होती है मूल होती है, कुछ यौगिक होती है। तो ये जो यौगिक संज्ञाएं होती है वो कैसे कैसे बनती है वो देखेंगे। तो जातिवाचक संज्ञाओं से बनती है। जातिवाचक संज्ञा भी एक संज्ञा का प्रकार है जिनके माध्यम से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। सर्वनामों से बनती है, विशेषणों से बनती है, क्रियापदों से बनती है तथा अवयवों से ये यौगिक भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। अब यौगिक संज्ञाएं बनाई जाती का मतलब किसी योग से, किसी अन्य शब्द के योग से ये संज्ञा जब बनती है तो क्या जोड़ा जाता है, तो वहाँ पर जोड़े जाते हैं कुछ प्रत्यय। कुछ प्रत्यय उन शब्दों को जोड़े जाते हैं और फिर उन प्रत्ययों के मदद से जो है भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। तो कौन से हैं प्रत्यय, देखिए, ये प्रत्यय बच्चों याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि कौन से अगर बहुत सारे प्रत्यय नहीं है, एक करीबन 10 एक प्रत्यय है जो आप अगर ये अच्छी तरह से याद रखेंगे तो कौन सा प्रत्यय उस शब्द के पीछे लगाए जाने के बाद भाववाचक संज्ञा बन सकती है, यह आपके दिमाग में रह जाएगा या यह अच्छी तरह से आप याद कर सकते हैं। तो प्रत्यय है, देखिए, आई, ई, ईयत, आव, आवा, ता, त्व, पा, पन, वट और हट। ये प्रत्यय सुनने में अजीबोगरीब लगते हैं कि क्या कैसे शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है बच्चों। लेकिन ये जब आपके जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, अवयवों से, क्रियापदों से, विशेषणों से जुड़ जाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे वो हम लोग अभी देखेंगे। देखिए, लिखना लिखाई, पढ़ना पढ़ाई, कमाना कमाई, पीटना पिटाई, ये हो गए आपके आई, यानी कि आई, पीटना आई लगने से पिटाई, लिखना आई लगने से लिखाई बन गया। अगला जो प्रत्यय है वो है ईयत, यानी असली असलियत, आदमी आदमियत, खास खासियत, खैर खैरियत,
ईयत लगने से ये शब्द बन गए। ई, दीर्घ ई, ये प्रत्यय जब आप जोड़ते हैं तो जवान, जवानी, फिर यानी कि जैसे जवान, जवानी या दुख, दुखी, इस किस्म के शब्द जो है आप ई शब्द से बना सकते हैं। आओ, अगर आओ यह शब्द आप लोगों ने यह प्रत्यय अगर आप लोगों ने जोड़ा तो जैसे बदल, बदलाव, ये शब्द आप जो है यानी आओ लगने से बदलाव, यह शब्द भाववाचक संज्ञा बनती है। अगला जो प्रत्यय है वो है आवा। आवा यह शब्द जो है प्रत्यय जो है, जब हम लोग किसी शब्द को, क्रिया शब्द को या किसी भी चीज़ को हम लोग जब जोड़ते हैं तो कैसे हो जाता है, देखिए, पहनना, पहनावा, दिखाना, दिखावा, बढ़ना, बढ़ावा, फिर बुलाना, बुलावा, ये हो जाता है। उसके बाद जो प्रत्यय है वो है ता। ज़्यादातर ता प्रत्यय के जो शब्द है वो पूछे जाते हैं। ता प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द जो है पूछे जाते हैं, जैसे सुंदर, सुंदरता, कुरूप, कुरूपता, कुशल, कुशलता, चतुर, चतुरता, इस किस्म के शब्द जो है ता प्रत्यय जोड़कर बनाए गए भाववाचक संज्ञा शब्द बहुत ज़्यादा है बच्चों। तो ता शब्द प्रत्यय जो है हमेशा याद रखिएगा। ता को जोड़कर त्व, यह प्रत्यय जोड़कर ही आ जाता है, यानी जो ता वाले शब्द कुछ होते हैं उनको त्व भी जोड़ा जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दिया है देव, देवत्व, लेकिन देव, देवता भी हो सकता है। देवता, देवत्व, जैसे देव, देवता, देवत्व, माँ, माता, मातृत्व, पिता, पितृत्व। तो इस किस्म से जो है आप त्व जोड़कर जो है आप भाववाचक संज्ञाएं बना सकते हैं। फिर जो अव्यय है, ये प्रत्यय है, वो है पा। पा के ज़्यादा शब्द नहीं है बच्चों, केवल 2 या 3 ही शब्द होते हैं, तो वो याद रखने में आसान है। जैसे बूढ़ा, बूढ़ापा, मोटा, मोटापा, इस किस्म के शब्द है जो आपको याद रखने हैं। तो जो है पा प्रत्यय बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो प्रत्यय आता है वो है पन। पन में आप लोगों के सामने बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे कि जैसे बच्चा, बचपन, बाल, बालपन, अपना, अपनापन, पतला, पतलापन, इस किस्म के शब्द आप जो बना सकते हैं पन प्रत्यय लगाकर। फिर वट, वट प्रत्यय आता है। वट प्रत्यय जब आप लोग जोड़ेंगे तो आपको जैसे कुछ शब्द मिलेंगे, जैसे सजाना, सजावट, गिरना, गिरावट, मिलाना, मिलावट, थकना, थकावट, इस किस्म के भाववाचक शब्द बनते हैं वट प्रत्यय जोड़ने से। फिर आता है हट प्रत्यय। हट, यह प्रत्यय बहुत ज़्यादा शब्दों को नहीं लगाया जाता, बहुत कम शब्द है जो हट प्रत्यय लगाकर बनते हैं, जैसे घबराना, घबराहट, या फिर टकराना, टकराहट, मुस्कुराना, मुस्कुराहट, जगमगाना, जगमगाहट, खिलखिलाना, खिलखिलाहट, इस किस्म के आपकी पुस्तक में भी बहुत सारे ऐसे शब्द आए हुए हैं जो आप पढ़ेंगे तो आपको झट से पता चलेगा कि ये भाववाचक संज्ञा है जिसके पीछे हट लगा हुआ है। तो ये कुछ शब्द है बच्चों जो प्रत्यय लगा कर, प्रत्यय जोड़कर यौगिक भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई है। तो आपको जो याद रखना है वो प्रत्यय है, कौन से प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती है, ये अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखा तो मेरे ख्याल से भाववाचक संज्ञाएं आपको कठिन नहीं होगी। और एक जो महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या हो जाता है कि कुछ शब्द, कुछ क्रिया शब्द है वो मूल हो जाते हैं, जैसे डरना, हारना, बोलना, सीखना, इस किस्म के जो क्रिया शब्द है वो मूल बन जाते हैं। जैसे कि चलना, चाल, डरना, डर, ये मूल जो भाववाचक संज्ञाएं हैं वो मूल भाववाचक संज्ञाएं इस प्रकार से बनाई जाती है। तो अगर आपको इसके बोलना, इस प्रकार से अगर आपको कोई प्रश्न आ जाए, बोलना का भाववाचक क्रिया क्या है, ये भाववाचक संज्ञा क्या है, तो बोलना का आप लिखेंगे बोल, डरना का आप लिखेंगे डर,
चलना का आप लिखेंगे चल, या चाल लिखेंगे, सीखना का लिखेंगे सीख। तो इस किस्म से मूल क्रिया शब्द जो है यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को जो याद रखना है वो ये कि आप कौन से प्रत्यय जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बना रहे हैं। तो मूलतः जो है ता, पन, पा, वट, हट, ई, आई, ये इस किस्म के जो है प्रत्यय है, ये प्रत्यय आप कंठस्थ कीजिए, मुखोद्गत कीजिए, ताकि जब भी भाववाचक संज्ञा आपके दिमाग में आए, जब भी भाववाचक संज्ञा आप पढ़े, जब भी भाववाचक संज्ञा आप लिखने के लिए जाए, ये प्रत्यय जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं, ये आपके याद आए। तो ये हो गया भाववाचक संज्ञा का प्रश्न बच्चों। अगला जो प्रश्न आता है वो है विशेषण। और साधारणतः विशेषण जो है वो भाववाचक संज्ञा जैसे ही रहता है, वैसे ही आपको प्रत्यय जोड़कर यानी शब्द दिए जाते हैं, विशेषण रूप बनाना होता है आपको। तो बच्चों, विशेषण बहुत सारे हैं, करीबन 250 के ऊपर विशेषण है, और इतने सारे विशेषण याद रखना तो बहुत मुश्किल है, कंठस्थ करना तो उससे भी ज़्यादा मुश्किलात है। तो यहाँ पर अगर जैसे कि भाववाचक संज्ञा में आप लोगों ने प्रत्यय याद रखे, अगर आप लोगों ने यहाँ भी कुछ प्रत्यय याद रखे जाए तो आपको विशेषण आसान लगेगा, आपको विशेषण लिखने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो विशेषण के कौन से प्रत्यय होते हैं वो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले विशेषण क्या होता है वह देखेंगे। देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो कुछ विशेषण मूल होते हैं और कुछ विशेषण जो होते हैं वो यौगिक विशेषण होते हैं। और जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अव्ययों से बनाए जाते हैं विशेषण, तो उनको प्रत्यय जोड़कर जो है ये विशेषण बनाए जाते हैं। तो कौन से प्रत्यय जोड़े जाते हैं विशेषण बनाने के लिए? वो प्रत्यय है ये, देखिए, ई, ईय, इक, इत, आलू, इला, दार, मान या मति, वान या वति, इला, अक्कड़ या शाली, ये जो है प्रत्यय यहाँ पर जोड़े जाते हैं। तो ये प्रत्यय जोड़ने से कैसे शब्द बनते हैं, विशेषण बनते हैं, ये आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों ई प्रत्यय। तो ई प्रत्यय में हम लोगों ने हम लोग जो देखेंगे वो शब्द ये है कि देश, देशी। अब एक महत्वपूर्ण और अहम बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ये विशेषण किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए लगाए जाते हैं या वस्तु के बताए जाते हैं। तो विशेषण यानी विशेष जानकारी, विशेषता। तो एक मनुष्य को आप अगर वो शब्द लगाकर देखेंगे तो उस मनुष्य की विशेषता उसके माध्यम से हम लोगों को पता चलती है। अगर आपको दुख ऐसा शब्द दिया है और आपको उसका विशेषण बनाना है तो आप दुख, ये मनुष्य को जोड़कर देखेंगे तो क्या बन जाएगा? तो दुखी आदमी, क्योंकि आदमी को वो विशेषता लगाई हुई है, दुखी आदमी। इस किस्म से किसी भी व्यक्ति, किसी भी वस्तु को जोड़कर देखिए विशेषण, तो आपको विशेषण बनाना आसान हो जाएगा। तो देश, देशी, कोई भी चीज़ देशी होती है ना, देश, देशी, सुख, सुखी, चीन, चीनी, इस किस्म से जो है ई प्रत्यय जोड़कर हम लोग विशेषण बना सकते हैं। दूसरा जो है महत्वपूर्ण प्रत्यय है वो इक प्रत्यय है बच्चों। और इक प्रत्यय जो है वो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। तो इक प्रत्यय, जब भी आप इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो बहुत बार जो है शब्द परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आप मुख ऐसा शब्द है, मुँह, अगर मुँह की मात्रा है, मुँह वहाँ पर शब्द में आया हुआ है तो उसके पीछे इक जुड़ जाता है तो मुँह का मौ बन जाता है, मौखिक। फिर इतिहास, ऐसा अगर आपको शब्द आया हुआ है और इतिहास का आपको विशेषण बनाना है और आपको वहाँ पर इक प्रत्यय जोड़ना है, तो इतिहास को अगर आपने इक प्रत्यय जोड़ दिया तो इतिहास का बन जाएगा ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक। फिर वेद, वैदिक, वैदिक, वेद, वैदिक,
धर्म धार्मिक, पक्ष पाक्षिक, दिन दैनिक, इस किस्म से, यानी कि ई की मात्रा है तो दय हो जाता है, अय हो जाता है, उ की मात्रा है तो औ हो जाता है, ये याद रखना है। भूगोल भौगोलिक, तो इस किस्म से जो है यहाँ पर इक प्रत्यय जोड़ने से शब्द में बदलाव आता है, शब्द में परिवर्तन आता है। अगला जो प्रत्यय है वो है ईय, ईय प्रत्यय है बच्चों। और ईय में हम लोग राष्ट्र राष्ट्रीय, मानव मानवीय, नाटक नाटकीय, भारत भारतीय, यहाँ पर ईय दीर्घ ई है तो याद रखना है ईय प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये दीर्घ है तो भारतीय, राष्ट्रीय, मानवीय, इस किस्म से यहाँ पर शब्द बनेंगे, विशेषण शब्द बनेंगे। अगला जो प्रत्यय है वो है इत प्रत्यय। इत प्रत्यय यानी शिक्षा शिक्षित, इच्छा इच्छित। फिर इस किस्म से आपका जो है ये बनता जाएगा, जैसे विकास विकसित, आधार आधारित। तो ये जो है इत प्रत्यय ह्रस्व है तो आपका री आधारित ह्रस्व ई आएगा। तो याद रखना है प्रत्यय ह्रस्व है या दीर्घ है, जब वो जोड़ा जाएगा तो उस प्रकार से शब्द बनेंगे। उसके बाद जो प्रत्यय है वो है दार। दार प्रत्यय आप लोग बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे दुकानदार, मकानदार, इस पर ईमानदार, वजनदार, चमकदार, रिश्तेदार। तो इस प्रकार से दार जोड़कर हम लोग विशेषण बनाते हैं। तो दार प्रत्यय बहुत आसान है और दार प्रत्यय आप जोड़कर कोई भी शब्द बना सकते हैं। अगला जो प्रत्यय है वो है आलू। आलू के भी ज़्यादा विशेषण रूप नहीं है, विशेषण शब्द नहीं है, बहुत कम है, जैसे श्रद्धा श्रद्धालु, चाल चालू, कृपा कृपालु, झगड़ा झगड़ालू। इस किस्म से बहुत कम शब्द है बच्चों जो आप आलू से बना सकते हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने प्रत्यय देखा वो था मान और मति। मान और मति यानी कि मान पुल्लिंगी है, मति स्त्रीलिंगी है। तो दोनों एक साथ इसलिए दिया है क्योंकि अगर आप लोगों ने श्री अगर आपको आया है शब्द, श्री आया है तो श्रीमान लिखा तो भी सही है, श्रीमती लिखा तो भी सही है। तो इस प्रकार से मान मति दोनों आप लिख सकते हैं। जैसे बुद्धि बुद्धिमान, बुद्धिमती, इस प्रकार से मान और मति आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जो प्रत्यय है वो वानवती। इस किस्म के नाम हमारे पास बहुत होते हैं तो ये विशेषण होते हैं, यह याद रखना है बच्चों। जैसे वान और वती वैसे है, अगर आपने वान लिखा तो भी चलता है, वती लिखा तो भी चलता है। अगर आपको शब्द दिया है सत्य, सत्य दिया है तो आपको क्या लिखना है, सत्यवान या सत्यवती, ठीक है। फिर आपको अगर दिया है रूप, रूपवान रूपवती, चरित्र चरित्रवान चरित्रवती, सौंदर्य सौंदर्यवान सौंदर्यवती, इस प्रकार से वान और वती आप कोई भी शब्द लिख सकते हैं। और आपको आसान पड़े, आपको लिखने में आसानी हो इसलिए मैंने एक बात बताई। तो अगर सौंदर्य है, सौंदर्यवान सौंदर्यवती, आप दोनों में से कोई एक शब्द वहाँ पर लिख सकते हैं। आपको दोनों शब्द लिखने हैं तो दोनों लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो ये है प्रत्यय है वो है ईला। ईला ये देखिए, जहर जहरीला, रंग रंगीला, नशा नशीला, इस प्रकार से हम लोग ईला प्रत्यय इस्तेमाल करते हैं। ऐला ऐसा एक ही शब्द ऐला से बनता है, विष विषैला, तो ये भी याद रखना है आपको बच्चों। फिर आता है मंद, यह प्रत्यय मंद, यह प्रत्यय बनने जोड़ने से बहुत कम उसमें आपको विशेषण रूप मिलेंगे, जैसे फायदा फायदेमंद। फिर जैसे बहुत कम शब्द है मंद जोड़कर, जो अकल अकलमंद, फायदा फायदेमंद, इस किस्म से आप जो है मंद के शब्द बना सकते हैं, विशेषण रूप बना सकते हैं। और फिर अंतिम हमारा जो प्रत्यय है वो है शाली, तो भाग्य भाग्यशाली,
आप दुर्भाग्य, दुर्भाग्यशाली, इस किस्म से आप शाली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो बच्चों विशेषण में भी कुछ इस प्रकार से ये है जो प्रत्यय हैं जो आपको कंठस्थ करने हैं, याद रखने हैं, और उन प्रत्ययों के अनुसार अगर आपने रूप बनाए, विशेषण रूप बनाए, तो फिर आपको जो है बहुत आसानी से आप उन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को अगला प्रश्न जो है अनेकार्थी शब्द के बारे में बताऊंगी। अनेकार्थी शब्द बहुत सारे हैं, मैं यहाँ पर आपको वो प्रस्तुत तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पता है कि अनेकार्थी शब्द वो होते हैं कि एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यानी एक शब्द होता है, उसके अलग अलग किस्म के अर्थ होते हैं, और वो अर्थ जब आप वाक्य में प्रस्तुत करेंगे तो ही प्रकट होते हैं। तो इस किस्म के कौन से ये होते हैं शब्द होते हैं? तो आपको प्रश्न में कोई भी, जैसे हार, यह शब्द आपको अगर आया, प्रश्न आता है कि निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य रचना कीजिए, प्रकट करने वाली। तो अगर आपको दिया है शब्द हार, तो हार के दो अर्थ होते हैं। एक हार होता है जैसे कि हमारी टीम जो है खेल में हार गई, हारना का भाव प्रकट होता है, अर्थ प्रकट होता है। दूसरा जो होता है वो फूलों का हार, या मैंने भगवान को फूलों का हार चढ़ाया, दो अलग अलग अर्थ है। इस किस्म से ढेर सारे शब्द हमारी भाषा में हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में आए हैं। बच्चों आपके पाठों में, आपकी कविता में जो अलग अलग किस्म के अनेकार्थी शब्द आए हुए हैं, उन शब्दों को ढूंढ कर अगर आप उनके अगर वाक्य बनाएंगे बच्चों, तो आपका जो है पुनरावर्तन भी हो जाएगा अनेकार्थी शब्दों का, और आप अच्छी तरह से वहाँ पर लिख भी सकेंगे। आपको सूचना जो है, आपको मैं जो बताना चाहती हूँ वो ये बात है कि जब भी आप वाक्य बनाएं, आप वो छोटे से वाक्य बनाइए, ताकि उसमें ज़्यादा बड़े शब्द न हो जो वर्तनी गलतियाँ कर सकते हैं। तो आप वाक्य बनाएंगे वो शुद्ध वाक्य बनाएंगे, वो उच्चारण के रूप से, वो आपने जो लिखा है उसमें सारी जो वर्तनी के शुद्धता है कि नहीं वो देख कर अच्छी तरह से वाक्य बनाइए, क्योंकि एक वाक्य को एक अंक होता है बच्चों। तो इसे जान शब्द है, तो जान का कैसे, मैं जान गया और किसी की जान चली गई, समझ में है ना। जैसे मैं तुम्हारे सारे राज जान गया, इस किस्म का वाक्य हो सकता है। और दूसरा वाक्य क्या होगा कि दुर्घटना में उस व्यक्ति की जान चली गई, इस किस्म का वाक्य हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द है, जैसे खून, ऐसा एक शब्द है। तो खून, जैसे खून ऐसे शब्द आने पर हम लोगों को एक ही बात याद आती है कि उंगली में से खून निकल आया। तो आप वो वाक्य लिख सकते हैं कि मेरी उंगली में से खून निकल आया, या इतना सारा खून देखकर मैं घबरा गया, इस किस्म का एक वाक्य बनेगा। या हमारे गांव में एक खून हो गया, या एक व्यक्ति का खून हो गया है। ये खून यानी कि मर्डर के रूप में ये खून, आप जो है उसका अर्थ वैसे लेकर आप वाक्य बना सकते हैं। आपके पुस्तक में एक शब्द है जो बार बार पूछा जाता है, जो कठिन लगता है आप लोगों को बच्चों, वो है संगीन। तो संगीन के अलग अलग अर्थ है। गुप्तधन में संगीन का अर्थ है कठिन, संगीन पत्थर, समझ में है ना। और संगीन का दूसरा जो अर्थ होता है ना बच्चों, वो होता है जैसे पुलिसों के या सैनिकों के हाथ में जो बंदूकें होती है, तो उस बंदूक के सामने एक तीरधारा भाला जैसे या तीरधारा तलवार जैसा शस्त्र होता है, उसको संगीन बोला जाता है। तो एक वाक्य तो आप ऐसे ये करेंगे, लिखेंगे कि मैंने संगीन चट्टान तोड़ डाली या फोड़ डाली, एक वाक्य संगीन यानी कठिन। और दूसरा वाक्य होगा कि सैनिक ने अपनी संगीन दुश्मन के पेट में भोंक दी, इस किस्म का वाक्य आप बना सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी वाक्य बना सकते हैं कि संगीन जुर्म के लिए उसको 14 साल की सज़ा हो गई, ये भी वाक्य आपको जो है आप बना सकते हैं। तो इस किस्म से अलग अलग अर्थ होते हैं, बहुत सारे अर्थ होते हैं एक शब्द के। तो उनमें से वाक्य
कौन सा आसान बन सकता है, आसानी से कौन सा वाक्य बना सकते हैं आप, यह देखकर आपको अनेकार्थी शब्दों के वाक्य बनाने हैं। और ज़्यादातर पाठ्य पुस्तक के बाहर के तो शब्द आते नहीं हैं, जो पाठ्य पुस्तक में है वही शब्द जो है ज़्यादातर आ जाते हैं। तो आपको महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अच्छी तरह से आपका पाठ्य पुस्तक पढ़िए, तो आपको जो है ये सारे शब्द जो है आपको मिल सकते हैं। तो उसके बाद जो प्रश्न आता है वो है समानार्थी शब्द। वो समानार्थी शब्द तो आपको पता है बच्चों की, जो भी आपको शब्द दिए जाते हैं उसका समान अर्थ वाला शब्द आपको वहाँ पर ढालना होता है। तो समानार्थी शब्द जैसे संगीन मैंने अभी बताया, कठिन, या फिर खून अगर है तो रक्त या रुधिर, अगर पुष्प है तो फूल या प्रसून, इस प्रकार से कुछ शब्दों की सूची आप बनाइए। और उन शब्दों को जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपको बिल्कुल कोई शब्द का समानार्थी शब्द मिल ही नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उस शब्द को वाक्य में ढालिए और वाक्य के माध्यम से अब याद करने की कोशिश कीजिए कि क्या या इस जगह पर कोई दूसरा शब्द हम डाल सकते हैं। तो अगर वो शब्द वहाँ पर फिट बैठता है तो आपको याद आएगा कि उस शब्द को कौन सा समान अर्थ का शब्द आप जोड़ सकते हैं। तो कुछ जो है कुछ ऐसे इस प्रकार के अपने ही प्रयोग कीजिए, ताकि आपने जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी मुखोद्गत किया हुआ है, कंठस्थ किया हुआ है, वो आपको याद आ सके। और इसमें जो है बच्चों अंतिम प्रश्न जो आपके इस व्याकरण के 16 अंकों के विधा में अंतिम प्रश्न आपको जो रहता है वो है मुहावरों का। और मैं आपको बताती हूँ करीबन पूरे पाठ्य पुस्तक में 50 या 51 ऐसे कुछ मुहावरे दिए हुए हैं। तो उन मुहावरों को अच्छी तरह से अगर आप पढ़ेंगे, क्योंकि मुहावरों का अर्थ भी पीछे दिया हुआ है, तो आपको अर्थ याद रखना है। तो उन याद ये रखना है कि वो अर्थ आपको वहाँ पर लिखना है, मुहावरे के सामने उसका अर्थ लिखना है, क्योंकि उस अर्थ को आपको 1 अंक है, तो वो तो आपको कंठस्थ करना ही है। और आपको मुहावरे को लेकर वाक्य बनाना है। जब आप मुहावरे को लेकर वाक्य बनाएंगे तो उस वाक्य को आपको 1 अंक मिलता है, तो एक मुहावरे को आपको 2 अंक मिलते हैं बच्चों। इस ढंग से आपको 4 अंक मिलते हैं 2 मुहावरों के लिए। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और अहम प्रश्न है मेरे ख्याल से व्याकरण का। अगर आप अच्छी तरह से हर पाठ के नीचे, हर पाठ के पीछे दिए हुए करीबन 7-8 से ज़्यादा 10 मुहावरे आपको पाठ के पीछे दिए हुए हैं। अगर आप पाठ पढ़ते हैं तो बीच बीच में कहीं भी आपको और भी मुहावरे मिल सकते हैं, तो उनको समझिए, उनका अर्थ समझिए। और उनके यहाँ भी वही मैं आपको सूचना दूंगी कि उनके छोटे से वाक्य बनाइए। बहुत लंबे लंबे 2-2 पंक्तियों के ऐसे वाक्य मत बनाइए, छोटे से वाक्य बनाइए, ताकि उनका एक सही सरल अर्थ आपके सामने आ सके और वो मुहावरा वहाँ पर बैठ सके अच्छी तरह से। इस प्रकार के वाक्य बनाइए। तो जैसे मात देना, ऐसा एक मुहावरा है, मात देना। तो मात देना का मतलब होता है हरा देना, समझ में ना। तो आप जैसे साधारणतः बच्चे जो वाक्य बनाते हैं मात देना का, वो इस प्रकार से, भारत ने पाकिस्तान के गेम को मात दे दी, इस किस्म का वाक्य आप बना देते हैं। तो मात देना इस किस्म से जो है आपके वाक्य में आना चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी ऐसे मुहावरे हैं कि दांतों तले उंगली दबाना। अब दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ, आप शब्दशः मत जाइए, दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। तो एक लड़की को रस्सी पर चलते हुए देखकर मैंने दांतों तले उंगली दबाई, आश्चर्यचकित होना। तो वहाँ पर गलती से आपने ऐसा वाक्य बनाया कि एक लड़की को रस्सी पर चलते देख मैं आश्चर्यचकित हो गया, तो ये वाक्य आपका गलत हो जाता है बच्चों। ये वाक्य पूरी तरह से गलत होता है। आपको वाक्य में मुहावरा लाना है, मुहावरा इस्तेमाल करना है, तभी आपका ये वाक्य पूरा हो जाता है बच्चों। इस प्रकार से अगर आपने सहायक क्रिया, वाक्य के भेद, फिर अनेकार्थी शब्द, भाववाचक संज्ञाएं, विशेषण, समानार्थी शब्द और मुहावरे, ये सारे प्रश्न अगर अच्छी तरह से आपने अगर लिखे तो आपको 16 में से 16 अंक प्राप्त हो सकते हैं और आसानी से आप
जैसे कि मैंने पहले व्याकरण के पहले क्लास में बताया था कि आप आसानी से जो है आउट ऑफ 48 मार्क्स आप 47 मार्क्स ले सकते हैं। तो ये बहुत आसान है, क्योंकि व्याकरण में अगर आप लोगों ने 16 में से 16 अंक लिए, रचना में आप लोगों ने 16 में से 15 अंक लिए, और अगर अपठित गद्यांश में आपने अगर 16 में से 16 अंक ले लिए बच्चों, तो बहुत आसान है जो है आपको 48 में से 47 अंक मिले। तो मैं आपको एक ही बात बताना चाहती हूँ आखिरकार कि हिंदी भाषा इतनी सरल और इतनी आसान भाषा है बच्चों, कि जब आप हिंदी का कोई भी प्रश्न पत्र लेकर बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में पास होना बहुत सरल है, बहुत आसान है, फेल होना बहुत मुश्किल। धन्यवाद।